विद्यापुर नाम के गांव में राधिका नाम की 21 साल की लड़की रहा करती थी। राधिका माँ बाप के मौत के बाद अपने मामा के यहाँ रहा करती थी। मामा सुधाकर और मामी शकुंतला की इकलौती बेटी रूपा की उम्र भी 21 साल थी। राधिका दिल की बहुत अच्छी थी, पर रूपा हमेशा राधिका से जलती थी। घर का पूरा काम राधिका ही करती थी। शकुंतला राधिका से नफरत करती थी। एक दिन शकुंतला आकर राधिका से, जब से तुम मेरे घर में आई हो हमें पलवती लग गई है। बचपन में ही अपने माँ बाप को खा लिया। मेरे घर में आकर मेरी बेटी की जगह भी छीन रही हो। कान खोल कर सुन ले, तुम्हारी शादी तो मैं होने नहीं दूंगी। तुम्हारी शादी के लिए हमने कोई ठेका लेकर नहीं रखा है। मुझे मेरी बेटी की फिक्र है, तुम्हारी नहीं। चाहे तो तुम किसी के साथ भी भाग सकती हो, पर हमसे कोई उम्मीद मत रखना। शकुंतला इतना कहकर निकल गई। जमींदार चमनलाल का इकलौता बेटा मोहन राधिका से बहुत प्यार करता था। रोज राधिका को देखने के लिए उसके घर के सामने मंडराता था। एक दिन शकुंतला मोहन को देखकर उसके पास गई। अरे मोहन बेटा, मैं कितने दिनों से तुझे देख रही हूँ कि तू मेरे घर के सामने घूम रहा है। आखिर तुम चाहते क्या हो? मौसी, आप मुझे बचपन से जानते हैं। अभी आपसे क्या छुपाना। मैं आपकी ननंद की बेटी राधिका से बहुत प्यार करता हूँ। उससे शादी करना चाहता हूँ, पर वो मेरी तरफ देखती भी नहीं है। आप अगर राधिका को समझाएंगे तो मैं मेरे बाबूजी को मनाकर उसके साथ शादी करूंगा। इतना सुनने के बाद शकुंतला घर के अंदर चली गई। मोहन की बात सुनकर शकुंतला आग बबूला हो गई। मोहन राधिका से प्यार करता है, यह जानकर उसके अंदर नफरत की आग दहकने लगी। राधिका तब रसोई कर रही थी। शकुंतला राधिका को बाहर पानी भरने के लिए भेजकर वो बेलन को गैस के ऊपर जलाने रख दी। बेलन जलकर तपतपा गई तो बेलन को वो निकालकर नीचे रख दी। राधिका पानी भरने के बाद आकर फिर से खाना बनाने के लिए बेलन को हाथ में लिया तो उसका हाथ जल गया। शकुंतला का मन इतने में नहीं भरा। मोहन की नजर में राधिका चरित्रहीन लड़की है साबित करने के लिए उसने एक उपाय सोचा। मोहन राधिका से प्यार करता है, ये बात से राधिका अनजान थी। दूसरी ओर रूपा भी मोहन से बहुत प्यार करती थी। रूपा मोहन से शादी करना चाहती थी। एक दिन रूपा आकर अपनी माँ से, माँ, मैं आपसे एक बात बोलना चाहती हूँ। हमारे गांव के जमींदार चमनलाल का बेटा मोहन से मैं बहुत प्यार करती हूँ। मैं उनसे शादी करना चाहती हूँ। माँ, बाबूजी को मनाइए, मेरी शादी करवा दीजिए। मुझे भी वो लड़का बहुत पसंद है बेटी, तू फिक्र मत कर, तेरी शादी मैं वहीं पे करवा के रहूंगी। राधिका जिस कमरे में सोती थी उस कमरे में जो खिड़की थी, ठीक उसके 200 मीटर की दूरी पर मोहन राधिका को देखने के लिए रोज मंडराता था। वो बात रूपा को पता चला तो उस दिन आकर वो राधिका से, आज से मैं तुम्हारे कमरे में सोऊंगी राधिका, तुम जाकर मेरे कमरे में सोओगी। आज से ये कमरा मेरा हुआ, जाओ यहाँ से। राधिका बिना कुछ बोले चुपचाप वहां से निकल गई। शकुंतला तब एक भाड़े के टट्टू को पैसा देकर राधिका के कमरे में जाने के लिए बोली। वो आदमी राधिका के कमरे में गया। राधिका समझकर रूपा के बगल में सो गया। मोहन वैसे रात भर राधिका के कमरे के बाहर राधिका को देखने के लिए स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठा रहा। राधिका को रंगे हाथ पकड़वाने के लिए शकुंतला दरवाजा खटखटाया। रूपा की नींद खुली तो रूपा के बगल में अनजान व्यक्ति को देखकर वो जोर से चिल्लाने लगी। तब भागते हुए राधिका रूपा के कमरे से निकली और राधिका का मामा अपने कमरे से आया। शकुंतला राधिका को देखकर हैरान हो गई। रूपा के साथ अनजान व्यक्ति को देखकर सुधाकर परेशान हो गया। बाहर खड़ा मोहन भी भागते हुए घर के अंदर आ गया। अब रूपा के चरित्र पर दाग लग गया। देखते ही देखते बेटी चरित्रहीन साबित होना शकुंतला को परेशानी में डाल दी। सबके सामने शकुंतला अपने पति के पैर छूकर माफी मांगी। ओ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि इस कमरे में हमारी बेटी होगी। मैंने राधिका के लिए जाल बिछाया था। मोहन राधिका से बहुत प्यार करता है और हमारी बेटी रूपा भी मोहन से बहुत प्यार करती है। मोहन की नजर में राधिका चरित्रहीन हो जाए, ये साबित करना चाहती थी ताकि वो राधिका से नफरत करे और हमारी बेटी से शादी करे। मुझे माफ कर देना। सुधाकर शकुंतला को गुस्से में आकर थप्पड़ मारा।
मोहन उस भाड़े के टट्टू को मार मार कर घर से भगाया। रूपा राधिका से माफी मांगी। मोहन जाकर अपने पिता से शादी के लिए मनाया। राधिका और मोहन की शादी धूमधाम से हुई। कहते हैं ना, दूसरे के लिए खड्डा खोदेंगे तो उस खड्डे में हम खुद जा गिरेंगे। उद्दमपुर नाम के गांव में राजनंदिनी नाम की 30 साल की औरत रहा करती थी। राजनंदिनी का पति की मौत हाल ही में एक एक्सीडेंट में हो गया। चिंकी, पिंकी, रिंकी नाम की 3 बेटियां उसकी थी। चिंकी की उम्र 7, पिंकी की 6 और रिंकी की 5 थी। नाम जैसा करतूतें भी उनकी वैसी ही थी। वो किसी चुड़ैल से कम नहीं थी। तोड़फोड़ करना, मारपीट करना और सबसे झगड़ा करना उनकी एकलौती आदत थी। एक दिन गांव का सरपंच राजनंदिनी के पास आकर, राजनंदिनी, कान खोल कर सुन लो। अगर तुम अपनी बेटियों को संभाल नहीं पा रही हो तो उनको एक अनाथ आश्रम में छोड़ दो, पर इस गांव में अगर रहना है तो उन्हें ठीक से रहना होगा। तुम्हारी 3 बेटियां मिलकर परसों के दिन गांव के स्ट्रीट लाइट फोड़ दिए और कल के कल उन्होंने मेरे बेटे के साथ झगड़ा भी किया और मेरे बेटे को तीनों मिलकर इतनी बुरी तरह से पीटा कि उसके हाथ पैर तोड़ दिए। अभी वो अस्पताल में भर्ती है। बिन माँ बाप के बेटियां हैं सोचकर उन्हें माफ कर दिया, पर याद रखना, दोबारा ऐसी हरकतें हुई तो मैं तुम लोगों को गांव से बेदखल कर दूंगा। सरपंच की बात सुनकर राजनंदिनी को गुस्सा आया और वो अपनी 3 बेटियों को खूब मारा। इतना मारा कि उनके बदन से खून बहने लगे। फिर भी उन तीनों में कोई फर्क नजर नहीं आया। जितनी शरारत वो करते थे उससे ज्यादा खाना भी वो खाते थे। तीनों को एक साथ 2 किलो चावल भी कम पड़ता था। बेचारी राजनंदिनी उनके खाने से परेशान हो जाती थी। उनका पेट भरने के लिए वो अड़ोस पड़ोस के यहाँ भीख मांगती थी। राजनंदिनी के ऊपर तरस खाकर पड़ोसी वाले उसे खाना देते थे। कुछ दिनों के बाद वो भी बंद हो गया। अब लोग राजनंदिनी के ऊपर तरस खाना बंद कर दिए। भूख के मारे तीनों बेटियां अब चोरियां करना शुरू कर दी। एक दिन तीनों बेटियों ने सरपंच के यहाँ सोना चोरी कर रहे थे। तब वो रंगे हाथ पकड़े गए। गांव वाले सभी मिलकर तीनों को खूब मारे। तब राजनंदिनी भागते हुए आकर सरपंच का पैर छुआ। सरपंच जी, हमें माफ कर दीजिए। मैं अपनी बेटियों को लेकर इस गांव से दूर कहीं और चली जाऊंगी। उन्हें मत मारिए, चाहिए तो आप मुझे मारिए। राजनंदिनी की बात सुनकर सरपंच हंस पड़ा। क्या बोली राजनंदिनी? इन 3 चुड़ैलों को लेकर तुम किसी और गांव जाओगी? तब भी तुम्हारी हालत यही होने वाली है। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम इन तीनों को जहर घोलकर मार दो, ताकि हमेशा के लिए ये आफत तुम्हारे सर से टले। राजनंदिनी अपनी 3 बेटियों के साथ जंगल के ओर निकल पड़ी। घने जंगल में जाते जाते उसे एक साधु दिखाई दिया। साधु के पैर छूकर राजनंदिनी ने घटित सारी बातें उन्हें बताई। तब साधु हंसते हुए बोलने लगे, देखो बेटी, जिसका कर्म जैसा लिखा होता है वैसा ही फल वो भुगतेगा। पिछले जन्म में ये तीनों श्रापित औरत थी। पिछले जन्म में भी ये तीनों सगी बहनें थी। ये एक बहुत बड़े जमींदार की बेटियां थी। अहंकार में आकर ये तीनों बहुत लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किए थे और उन सब लोगों की बद्दुआएं लेकर ये इस जन्म में पैदा हुए। जैसी करनी वैसी भरनी, ये कर्म सिद्धांत है बेटी। फिर भी मैं तुम्हारे ऊपर तरस खाकर इन तीनों को उनके श्राप से मुक्त करूंगा। इतना कहकर साधु ने अपने कमंडल से पानी निकालकर हाथ में डालकर उन तीनों लड़कियों के ऊपर डाला। तुरंत तीनों में बदलाव आया। वो तीनों जाकर साधु के पैर छुए और अपनी माँ राजनंदिनी के भी पैर छुए। राजनंदिनी साधु को साष्टांग प्रणाम करके अपनी बेटियों के साथ अब किसी दूसरे गांव में निकल गई। देखते ही देखते तीनों बेटियां अब पढ़ाई में अव्वल आए, माँ के मददगार भी बन गए। कुछ ही दिनों में राजनंदिनी और उनकी बेटियां उस इलाके में बहुत नाम कमाए और वे हंसी खुशी जीने लगे।